सुबह की हल्की धुंध में शारदा जी की छोटी सी बालकनी शांत थी। सूरज की पहली किरणें अभी पर्दों के पीछे से झांक रही थीं। शारदा जी अपने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी चाय का प्याला थामे खामोश थीं। उनकी आंखें दूर कहीं टिकी हुई थीं, लेकिन मन बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से राधा का कोई फोन नहीं आया था। पहले तो वो हर 2-3 दिन में अपनी माँ को फोन कर लिया करती थी, भले ही 2 मिनट की बात हो, लेकिन अब उसकी चुप्पी शारदा जी के दिल को कुरेद रही थी। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या राधा को? कुछ तो गड़बड़ है, शारदा जी ने मन ही मन सोचा। उनकी उंगलियां चाय के प्याले पर बेचैनी से थपथपाने लगी। राधा की शादी को अभी 2 साल भी नहीं हुए थे और शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक लगता था। विनय सभ्य दिखता था और राधा की आवाज में भी हंसी की छनकार सुनाई देती थी, मगर धीरे धीरे उसकी बातों में एक खालीपन सा छाने लगा था। आखिरी बार जब उसने फोन किया था तो उसकी आवाज भारी थी, जैसे कोई बोझ ढो रही हो। शारदा जी ने फोन उठाया और राधा का नंबर डायल किया। घंटी बजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये लड़की कहाँ गायब हो गई? उनकी बेचैनी अब डर में बदलने लगी थी। आसपास की चोरी डकैती की खबरों ने उनके मन में और सवाल खड़े कर दिए। क्या राधा ठीक है? क्या विनय और उसके परिवार ने कुछ किया? सोचते सोचते पूरा दिन गुजर गया। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी बजी। सुनते ही शारदा जी चौंक गईं। घड़ी की ओर नजर गई। 11 बज रहे थे। कौन होगा इस वक्त? मन में सवाल उमड़े। दिल जोरों से धक धक करने लगा। आसपास में चोरी डकैती की खबरें पिछले दिनों सुनने में आई थीं। डरते डरते फिर भी हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, पर दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक साई सी आकृति दिखी, जिसके कंधे झुके हुए दिखाई दे रहे थे। कौन है? उन्होंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थी। शारदा जी ने हिम्मत बटोरी और दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमी खिसक गई। उनकी आंखें फैल गईं, उनकी सांस अटक गई। राधा? शारदा जी की आवाज कांप गई। सामने खड़ी थी उनकी बेटी राधा, एक हाथ में अपने 1 साल के बेटे को उठाए और दूसरे हाथ में एक बैग जो शायद जल्दी में भरा गया था। वो बुरी तरह से थकी टूटी बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। बाल उलझे हुए, चेहरे पर आंसुओं की लकीरें, होंठ सूखे और कांपते हुए। शारदा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वे जवाब चाहती थी, पर राधा चुप थी। बिना कुछ कहे उसने अपने बच्चे को शारदा जी के हाथ में थमा दिया और सीधे कमरे की ओर चल पड़ी और पलंग पर जा गिरी। उसकी सिसकियां वहां पसरे सन्नाटे को चीर रही थीं। तकिए में मुंह छिपाकर राधा रोती रही। शारदा जी स्तब्ध खड़ी रहीं। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और फिर राधा के पास बैठ गईं। उसके माथे पर हाथ रखा। राधा, क्या हुआ बेटा? राधा थोड़ी और सिमट गई। मन ही मन घबराई हुई शारदा जी ने सैकड़ों सवाल एक साथ पूछ डाले। क्या हुआ? कहाँ से आई है इस वक्त? अकेली क्यों है? क्या अपने ससुराल से भागकर आई है या फिर और कोई परेशानी है? विनय कहाँ है? कुछ बताएगी भी या नहीं? राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा रो रहा था तो शारदा जी जल्दी से दूध डालकर लाईं और उसे गोद में लेकर पिलाया। बच्चा दूध पीते ही मीठी नींद में चला गया। चादर उड़ाते हुए शारदा जी ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और एक लंबी सांस ली, पर उनकी खुद की आंखों में नींद कहाँ थी। राधा कभी सिसकती, कभी चुप हो जाती, कभी माँ की गोद में सिर रखकर सुकून पाने की कोशिश करती। बीच बीच में नींद उसे अपने आगोश में ले लेती। पूरी रात यूं ही बीत गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही शारदा जी ने बिना वक्त गवाए एक नंबर डायल किया। शारदा जी जानती थी कि अगर राधा की चुप्पी कोई तोड़ सकता है तो वो संध्या जी हैं। हेलो बहन जी।
शारदा जी की आवाज में बेचैनी थी। शारदा बोल रही हूँ। नमस्ते बहन जी, कहिए आज सुबह सुबह कैसे याद आ गई? वो राधा रात को यहाँ आ गई, अकेली, समर्थ को लिए। कुछ बोल नहीं रही, बस रोती रही सारी रात। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। आप आ सकती हैं? उधर फोन पर शारदा जी की कांपती आवाज सुनकर संध्या जी और उनके पति आदर्श जी बेचैन हो उठे। क्या बात है शारदा बहन, राधा ठीक तो है ना? संध्या जी ने पूछा, मगर जवाब सुनने से पहले ही उन्होंने आदर्श जी की ओर देखा। हम अभी आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। आधे घंटे बाद संध्या जी और आदर्श जी शारदा जी के दरवाजे पर थे। जब वे शारदा जी के घर पहुंचे और अंदर दाखिल हुए तो राधा को देखकर संध्या जी का दिल तड़प उठा। राधा अब भी चुप बैठी थी, आंखें सूनी, चेहरा पीला। वो तेज कदमों से राधा के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। राधा, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? ऐसी क्या बात थी जो हमें भी नहीं बताया तूने? राधा, जो अब तक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, संध्या जी की बाहों में ढह गई और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी। राधा बस इतना ही कह पाई और फिर रोने लगी। संध्या जी की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने राधा के सिर पर हाथ फेरा। बस मेरी गुड़िया, अब सब ठीक हो जाएगा। तू यहाँ है मेरे पास, अब कुछ नहीं होगा। मगर संध्या जी का दिल जानता था ये आंसू बेवजह नहीं है। राधा की इस हालत के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द था। शारदा जी और आदर्श जी भरी आंखें लिए चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। दरअसल राधा का संध्या जी और आदर्श जी के साथ खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन वो उन्हें सगे माँ बाप से भी बढ़कर मानती थी। वो एक गहरा रिश्ता था उनके साथ। एक समय था जब राधा ने संध्या जी और आदर्श जी के घर बहू बनकर कदम रखा था। उनके इकलौते बेटे रजत की जीवन संगिनी बनी थी। कभी वो उनके घर की रौनक हुआ करती थी। राधा को संध्या जी और आदर्श जी बहुत प्यार करते थे। राधा का भी उनके साथ बहुत लगाव था। वो हंसता खिलखिलाता परिवार, सब सदस्यों का आपस में स्नेह, रजत का हंसी मजाक करना, राधा को बात बात पर छेड़ना और संध्या जी का उसे झिड़क कर अपनी बहू की तरफदारी करना, सब कुछ जैसे किसी कहानी जैसा सुंदर था। रजत एक आदर्श पति, एक नेक दिल इंसान था। राधा, तुम चांद भी मांगोगी ना तो तुम्हारे लिए वो भी तोड़कर लाऊंगा, वो अक्सर कहा करता था। राधा को हमेशा महसूस होता कि ऊपर वाला उसकी तकदीर लिखने में बहुत मेहरबान रहा है, लेकिन किस्मत को शायद ये सब मंजूर नहीं था। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक रात रजत की गाड़ी एक दुर्घटना का शिकार हो गई। संध्या जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। बेटे के गम में आदर्श जी की पीठ उम्र भर के लिए झुक सी गई थी। और राधा तो जैसे खुद को खो चुकी थी। न रोई न बोली, बस छत की ओर देखती रही। कई दिन तक उसकी आंखें पथरा गई थीं। लेकिन फिर संध्या जी और आदर्श जी ने खुद को संभाला। उन्होंने तय किया कि राधा को वो इस तरह बुझने नहीं देंगे। वो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और बेटी जीवन भर विधवा बनकर रहे, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। आदर्श जी ने एक दिन शारदा जी से कहा था। शारदा जी ने भी सहमति में सिर हिलाया था। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। शालीन, पढ़ा लिखा, विनय नाम का युवक। परिवार संभ्रांत, बातचीत में मीठा। सबने सोचा यही वो नाव है जो राधा को फिर से पार ले जाएगी। शादी हुई। ना अधिक धूमधाम, ना कोई शोर शराबा। शादी के बाद 3-4 महीने तक सब कुछ सामान्य सा दिखता था। हालांकि सास और ननद का व्यवहार खास अच्छा नहीं था राधा के साथ, लेकिन विनय व्यवहार में शांत और सौम्य प्रतीत होता था। राधा को लगा शायद पिछली जिंदगी के बाद उसकी किस्मत ने दोबारा करवट ली है। शादी से पहले राधा एक निजी कंपनी में कार्यरत थी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर। शादी के बाद भी उसने अपने करियर को जारी रखने की इच्छा जताई, और विनय जो अब उसका पति था, उसने शुरुआत में कोई आपत्ति नहीं जताई। राधा ने जब ससुराल में कदम रखा तो उसके व्यवहार, सलीके और विनम्रता ने सब रिश्तेदारों का मन जीत लिया। वो बोलचाल में सौम्य थी, काम में निपुण और स्वभाव से बेहद विनम्र।
जल्दी ही वो आसपास में चर्चा का विषय बन गई। मोहल्ले की महिलाओं के साथ उसकी अच्छी बोलचाल हो गई थी। रिश्तेदारों के बीच उसकी तारीफें होती, ऑफिस में भी उसके काम को सराहा जाता। लेकिन यही तारीफें विनय को अखरने लगी थी। उसके भीतर एक विचित्र सी ईर्ष्या घर कर गई थी, एक अनकही असुरक्षा जो समय के साथ बढ़ने लगी। राधा काम में निपुण थी और मेहनती भी, और कुछ समय बाद जब उसे प्रमोशन मिला तो विनय के भीतर दबा हुआ असंतोष खुलकर सामने आने लगा। उसे ये स्वीकार करना कठिन था कि उसकी पत्नी उससे ऊंचे पद पर पहुंच गई है। धीरे धीरे उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। किसी भी बात पर उखड़ जाना, मौन रहकर मानसिक दबाव बनाना, तंज कसना। राधा सब कुछ चुपचाप सहती रही। उधर राधा की सास और ननद तो पहले ही उसके बाहर जाने और नौकरी करने के खिलाफ थीं। बहू का बाहर जाना उन्हें अपनी पारंपरिक सोच के विरुद्ध लगता था। वे बस यही चाहते थे कि राधा आम बहुओं की तरह घर पर रहकर घर के काम संभाले और दिन रात अपने ससुराल वालों की सेवा करे। आखिरकार विनय का दबाव और सास ननद के ताने राधा के लिए असहनीय हो गए। एक रात विनय ने चिल्लाते हुए कहा, या तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर इस घर को। राधा ने दिल पर पत्थर रखकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने सोचा शायद ये बलिदान उसकी गृहस्थी को बचा लेगा, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में क्या क्या झेलना पड़ेगा इस बात का तो उसे अंदाजा भी नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद घर की अतिरिक्त आमदनी बंद हो गई। सास ने नौकरों को ये कहकर हटा दिया कि जब बहू घर में है तो नौकरों की क्या जरूरत है। सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक वो एक के बाद एक काम में झोंकी जाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, मेहमान नवाजी। फिर भी सास और ननद को उसके हर काम में कमी दिखती। ताने और गालियां हर दिन का हिस्सा बन गए। विनय जब घर लौटता, माँ और बहन उसके कान भर देती। तेरी पत्नी को कुछ आता ही नहीं, माँ कहती। सारा दिन बस आराम करती रहती है। यही लड़की मिली थी ब्याह कर लाने को, कामचोर है एक नंबर की। बहन भी भड़काने लगती। फिर विनय भी राधा पर चिल्लाने लगता, तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, चाय में चीनी ज्यादा है और रोटियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। कभी कभी तो खाने की थाली भी फेंक देता। रसोई में काम कर रही राधा आवाज सुनकर ही कांप जाती। वो चुप रहती। शांति और मर्यादा के नाम पर वो सब कुछ सहन कर लेती, ये सोचकर कि कम से कम उसकी गृहस्थी तो बची रहे। वो नहीं चाहती थी कि उसके मायके वालों पर कोई तकलीफ आए, मगर ससुराल वालों को इसकी परवाह नहीं थी। राधा जितना चुप रहती, उनका रौब उतना ही बढ़ता गया। उसकी चुप्पी को वो उसकी कमजोरी मानने लगे थे। लेकिन राधा कब तक सहती? आखिर कब तक वो अपमान और तिरस्कार की घूंट पीती रहती? दिन बीतने के साथ हालात और बदतर होने लगे थे। पति का साथ ही ना हो तो औरत किसके सहारे टिके? हार कर उसने एक दिन अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे सारा दिन गालियां और ताने सुनने को मिलते हैं। यहाँ विनय भी सिर्फ अपनी माँ और बहन की सुनते हैं। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। दम घुटता है मेरा यहाँ। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तू माँ बनने वाली है और शायद पिता बनने के बाद विनय के मन में कुछ परिवर्तन आ जाए। ससुराल वालों की नजरों में भी तेरी अहमियत बढ़ जाएगी। थोड़ा और सब्र कर। राधा ने माँ की बात मान ली। उसने फिर से अपने दर्द को सीने में दबा लिया। कुछ समय बाद राधा ने बेटे को जन्म दिया। उसका नन्हा चेहरा देखकर राधा की आंखें भर आई थीं। उसके बाद कुछ दिन वो मायके में चली गई थी। वो जानती थी कि ससुराल में आराम नहीं हो पाएगा, मगर उसे वहां रहने ही नहीं दिया गया। घर के काम कौन करेगा? सास बोली तो विनय उसे वापस ले आया। नन्हे समर्थ के आने के बाद भी ससुराल वालों में कोई बदलाव नहीं आया। विनय को अपने बेटे से कोई लगाव नहीं था। वो रात रात भर बाहर रहता और जब घर लौटता तो राधा पर ही गुस्सा निकालता। सास और ननद तो पहले से ही उससे चिढ़ी हुई थी। दिन रात बच्चे को अकेले संभालने के कारण राधा घर के ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। फिर सास चिल्लाती,
ये तो जैसी अनोखी माँ बनी है, हमने भी बच्चे पाले हैं, हम तो घर के सारे काम करते थे। विनय तो अब जैसे और ज्यादा बेरहम होता जा रहा था। उसका साया भी राधा और समर्थ पर ना पड़ता, ना कोई प्यार ना कोई फिक्र। राधा अब दोहरी जिम्मेदारी में जकड़ गई थी। वो दिन रात समर्थ को संभालती और साथ ही घर के सारे काम निपटाती और फिर भी उल्हाने सुनती। एक दिन समर्थ की तबीयत खराब थी। सर्दी जुकाम ने उसे बेचैन कर रखा था और वो लगातार रोए जा रहा था। राधा ने जल्दी जल्दी रसोई में सब्जी बनाई, आटा गूंथा और फिर समर्थ को गोद में लेकर उसे थपथपाने लगी। पिछली रात भी वो समर्थ की बेचैनी के कारण सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें थकान से भारी थीं और जैसे ही समर्थ की सांसें स्थिर हुई, राधा की आंख लग गई। वो पलंग पर समर्थ को सीने से लगाए सो गई, मगर उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिकी। राधा की आंख खुली तो बाहर जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। उसका दिल थक से रह गया। उसकी सास और ननद फिर से वही रट लगाए हुए थीं। देखा, सारी जिम्मेदारी तो हमारे सिर पर छोड़ रखी है, सो रही है महारानी बनकर। क्या इसीलिए तेरा ब्याह रचाया था कि बहू आने के बाद भी हमें काम में खटना पड़े? तेरी पत्नी तो सारा दिन सोती रहती है, खाना भी वक्त पर नहीं बनाया, हम भूखे रहे क्या? ननद ने भी आग में घी डाला। राधा ने समर्थ को पालने में लिटाया और रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि विनय ने उसे देखते ही आग बरसा दी। तुझे शर्म नहीं आती? सारा दिन सोती रहती है और मेरे घर वालों को भूखा रखती है। ये तेरा ससुराल है या मायका? राधा ने कांपते स्वर में कहा। विनय, समर्थ बीमार है, उसे सर्दी जुकाम है, वो सारी रात रोता रहा, मैं बस थोड़ी देर को। मगर विनय ने उसकी बात काट दी। इतना भी नहीं समझता तुझसे? जब देखो बच्चे के बहाने सारा दिन आराम फरमाती रहती है। घर में कोई काम धंधा नहीं रह गया क्या? रोटी सब्जी कौन बनाएगा? तेरा स्वर्गवासी बाप या फिर 4-5 नौकर भेजे हैं तेरी माँ ने यहाँ, जो महारानी बनकर आराम फरमा रही है। उसकी आवाज में इतनी बेरुखी थी कि राधा का दिल चकनाचूर हो गया। उसने समर्थ का हाल जानने की बजाय राधा पर गुस्सा निकाला। जा खाना बना, और हाँ, अगली बार माँ की शिकायत ना आए। राधा ने आंसुओं को पीते हुए रोटियां बनाई, सबको खाना परोसा और फिर समर्थ को संभाला। एक दिन बीत गया, मगर अगली शाम समर्थ की हालत और बिगड़ गई। उसका बुखार 103 डिग्री तक पहुंच गया था। राधा ने घबराकर विनय को फोन किया। विनय, समर्थ को बहुत तेज बुखार है, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मगर विनय ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं अभी बिजी हूँ, खुद देख लो, और फोन काट दिया। राधा का दिल बैठ गया। वो समर्थ को गोद में लिए बाहर निकली ऑटो की तलाश में, मगर कोई ऑटो नहीं दिखा। समर्थ जोर जोर से रो रहा था। पड़ोस की शर्मा आंटी ने राधा को देखा। अरे राधा, क्या हुआ? बच्चा इतना रो क्यों रहा है? उन्होंने पूछा। आंटी, समर्थ को तेज बुखार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, मगर ऑटो ही नहीं मिल रहा। शर्मा आंटी ने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया। रोहन, गाड़ी निकाल, राधा को अस्पताल ले चल। रोहन ने राधा और समर्थ को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने समर्थ को दवाएं दी और राधा ने राहत की सांस ली। रात के 9 बजे वो घर लौटी, समर्थ को गोद में लिए। मगर उसे नहीं पता था कि घर में एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। राधा जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी सास और ननद उस पर टूट पड़ी। कहाँ घूम रही थी इतनी रात को? सास चीखी। हमारी तो नाक कटवा दी तूने। ननद भी बेशर्मी से बोली। अच्छा, पड़ोस की लड़की के साथ गाड़ी में घूम रही थी? शर्म हया सब बेच खाई है क्या? अपना नहीं तो कम से कम अपने ससुराल की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। राधा स्तब्ध रह गई। सास और ननद द्वारा कही गई एक एक बात उसके दिल में गहरी जख्म दे रही थी। फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, माँ जी, समर्थ को बुखार था, उसे अस्पताल ले गई थी, रोहन भैया ने मदद की, वरना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विनय ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप कर जा बेशरम, वो कर जा। तुझे शर्म नहीं आई? किसी गैर मर्द के साथ रात को घूमने निकल गई। मेरी इज्जत का तूने मजाक बना दिया। राधा ने कांपते स्वर में कहा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो समर्थ को सिर्फ अस्पताल लेकर गई थी, इसमें आपकी इज्जत का मजाक क्यों बन जाएगा?
फर्ज तो आपका बनता था अपने बेटे को अस्पताल ले जाने का, उसका इलाज करवाने का, पर आपने तो साफ मना कर दिया। अगर किसी पड़ोसी ने मदद कर दी तो उसमें आपकी इज्जत पर क्यों धब्बा लगेगा? ये बात सुनकर विनय और भड़क गया। उसने राधा के बालों को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, बहुत चपड़ चपड़ जुबान चलने लगी है तेरी, अपनी हद में रह। मेरा फर्ज क्या है और क्या नहीं ये मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बुखार ही था ना, मर तो नहीं रहा था तेरा बच्चा। आइंदा कभी ऐसी फालतू बकवास की तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरी माँ तेरा चेहरा तक नहीं पहचान पाएगी। राधा दर्द के मारे कराहने लगी तो विनय ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। राधा धड़ाम से गिरी और उस पर गालियों की बरसात करने लगा। सामने बैठी सास और ननद बड़ी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ ये सब देख रही थी। फिर सास बोली, बहुत अच्छा किया तूने बेटा, ज्यादा ही जबान खुल गई थी इसकी। ऐसी औरतों को ऐसे ही ठीक किया जाता है। लगाम कस के रखेगा तो दिमाग ठिकाने रहेगा इसका। राधा की बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसने समर्थ को सीने से लगाया, एक बैग में अपने और समर्थ के कपड़े डाले। रात के 10 बजे वो घर से निकल पड़ी। हर कदम पर उसका मन डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था, मगर एक बात वो पक्के तौर पर जानती थी कि वो अपने बेटे को उस नरक में नहीं पालेगी। राधा की आप बीती, उसके अपमान, तिरस्कार और विनय के क्रूर व्यवहार की दास्तान सुनकर सबका कलीजा कांप गया था। शारदा जी की आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। संध्या जी और आदर्श जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। राधा सिर झुकाए बैठी थी। शारदा जी ने राधा का हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। बेटी, मेरी लाड़ो, तूने इतना सब सह लिया और मुझे खबर तक ना हुई। हम लोग तो तेरा घर फिर से बसाना चाहते थे, लेकिन ये क्या हो गया? माँ, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। मैंने सोचा शायद चुप रहने से सब ठीक हो जाए, मगर उसकी आवाज थरथराई। मैं गलत थी माँ। संध्या जी गुस्से से बोली, उस विनय की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया, और तू राधा, तूने भी चुपचाप सब सह लिया। वो लोग तुझ पर जुल्म करते रहे और तूने उन्हें जवाब तक नहीं दिया। ये दुनिया बड़ी तेज है बेटी, चुप रहने वालों के साथ ऐसा ही होता आया है। औरत की खामोशी को ये दुनिया उसकी कमजोरी मानती है। तू चुप रही, इसलिए उन्होंने तुझ पर जुल्म किए। तुझे भी जवाब देना होगा, वो भी ढंग से। अगर कोई तुझे 2 बातें सुनाए तो तू 4 बातें सुनाना। अगर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ पकड़कर तोड़ देना, और अगर कोई तुझे नीचा दिखाए तो सिर उठाकर उसे बता देना कि तू दुर्गा का रूप है, कोई अबला नारी नहीं। राधा की आंखें नम थी, लेकिन उसमें अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे कई वर्षों की घुटन अब एक रास्ता पा गई हो। माँ जी, आप सही कह रही हैं, राधा बोली। उसकी आवाज अब संयत थी, लेकिन ठोस। बहुत सह लिया मैंने। हर बार चुप रही, हर ताना, हर गाली, हर तिरस्कार को पी गई, लेकिन अब नहीं। आपकी बातों ने सारा डर निकाल दिया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं समर्थ के लिए भी और अपने लिए भी आवाज उठाऊंगी। आदर्श जी, जो अब तक मौन थे, अब आगे बढ़े और राधा के सिर पर हाथ रखा। शाबाश बेटा, यही तो बात समझने की है। तेरे चुप रहने से ही वो तुझ पर हावी हो गए। अब वक्त है कि तू अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो। रिश्ते में समझौते जरूरी होते हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता तेरे आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो उसे ढूंढना पाप है। हम जानते हैं कि तेरे ससुराल वालों पर भरोसा करना अब आसान नहीं, लेकिन बेटा, ये भी सच है कि हर रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। बेटी, मुझे लगता है कि एक बार और तुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी वो नहीं सुधरते तो हम खुद तुझे इस रिश्ते से आजादी दिलवाएंगे। समाज के डर से हम तुझे उस नरक में नहीं भेजेंगे, ये मेरा वादा है। राधा ने उलझन भरी नजरों से संध्या जी की ओर देखा। माँ जी, फिर क्या मैं वापस चली जाऊं? उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। अगर मैं गई तो वो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कैसी कैसी बातें सुनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकती। आदर्श जी बोले, किसने कहा बेटी कि तू अभी वहां चली जाए? फिलहाल तू आराम कर। कितने दिनों के बाद तुझे शांति भरा माहौल मिला होगा। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मायके में रह, 2-4 दिन यहाँ आराम कर। और फिर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा,
फिर अपने दूसरे मायके में चली आना। अरे कुछ दिन हमारे साथ भी तो रहोगी ना। तेरी शादी की बात तो हम तुझसे मिलने को तरस गए। राधा की होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्यों नहीं बाबूजी, मैं जरूर आऊंगी। उस शाम न जाने कितने दिनों के बाद राधा की हंसी गूंजी होगी। शारदा जी ने रसोई में जाकर राधा की पसंद के कड़ी चावल बनाए। संध्या जी और आदर्श जी भी रुके और सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। समर्थ को शारदा जी ने गोद में ले लिया और उसकी नन्ही हरकतों से सब हंस पड़े। खाने के बाद संध्या जी और आदर्श जी जाने को तैयार हुए, मगर जाते जाते संध्या जी ने राधा के कंधे को थपथपाया। उनकी आवाज में हिम्मत थी। राधा, एक बात सुन ले, अब तुझे अपने ससुराल में फोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तू अब अपनी जिंदगी की मालिक है, समझी? राधा मुस्कुरा दी। अब राधा अपनी माँ के घर पर थी। शारदा जी को अब अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था और उनका मन हल्का हो गया था। राधा, जो ससुराल में अपमान और थकान से मुरझा चुकी थी, अब धीरे धीरे फिर से खिलने लगी थी। शारदा जी सुबह उसे गर्म दूध और पराठे खिलाती और दिन में समर्थ के साथ खेलती। राधा को देखकर लगता था जैसे उसके चेहरे से उदासी की परतें हट रही हों। उसकी सेहत भी अब बेहतर होने लगी थी। रात को माँ बेटी देर तक बातें करती। एक सप्ताह के बाद राधा समर्थ को लेकर संध्या जी और आदर्श जी के घर पहुंची। जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, संध्या जी ने उसे गले से लगा लिया। आ गई मेरी गुड़िया। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि राधा की आंखें भर आईं। आदर्श जी ने समर्थ को गोद में लिया और हंसते हुए कहा, अरे ये तो हमारा राजकुमार है, देखो कितना बड़ा हो गया। समर्थ ने उनकी मूंछों को पकड़ लिया और सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। संध्या जी ने राधा का पूरा ख्याल रखा। राधा को ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से उसी समय में लौट आई हो जब वो रजत की पत्नी थी, जब उनका घर खुशी से गुलजार था। संध्या जी और आदर्श जी के चेहरे पर भी वही पुरानी चमक लौट आई थी। राधा के रूप में उन्हें बेटी मिल गई थी। वे समर्थ के साथ खूब हंसते खेलते। आज समर्थ के साथ खेलते हुए संध्या जी को अपने बेटे रजत का बचपन याद आ गया। पुराने दिनों को याद करते करते संध्या जी की आंखें नम हो गईं। राधा उनका दुख समझती थी, उसकी आंखें भी भर आई थीं। फिर संध्या जी बोली, रजत तो चला गया राधा, मगर तू तो हमारी बेटी है। तुझे देखकर लगता है जैसे वो फिर से हमारे बीच है। बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। लेकिन अब तुझे मजबूत बनना होगा। राधा की आंखों में भी आंसू झलक आए। वो संध्या जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। माँ जी, मैंने बहुत कुछ खो दिया। आपने मुझे जीने की हिम्मत दी। आप ना होती तो मैं शायद जिंदा भी न रह पाती। पर विनय ने जो मेरे साथ किया, उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। संध्या जी ने राधा के आंसू पोंछे। बस मेरी गुड़िया, अब रोने की जरूरत नहीं। तूने बहुत सह लिया। अब तुझे फिर से हंसना है, जीना है, समर्थ के लिए, अपने लिए। संध्या जी और आदर्श जी का प्यार, उनकी हौसला अफजाई और शारदा जी की ममता ने राधा के भीतर एक नई ताकत जगा दी। अब वो खुश रहने लगी थी। करीब 10 दिन बीत चुके थे। वहां राधा के ससुराल में, जहां सारा काम पहले राधा पर लाद दिया जाता था, अब वही सब काम करते करते उसकी ननद और सास की आंखें बाहर आने लगी थी। नौकरों की तो उन्होंने राधा के आने के बाद से छुट्टी कर दी थी। अब काम करे तो कौन? सास और ननद दोनों परेशान थे। थक हार कर उन्होंने विनय से कहा राधा को वापस लाने के लिए। शाम के समय जब राधा समर्थ को लेकर बैठी थी, उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर विनय का नाम देखकर राधा का दिल थक से रह गया, मगर फिर उसने संध्या जी की बातें याद की। उसने फोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया ताकि संध्या जी और आदर्श जी भी सुन सकें। हेलो, उसने कहा। राधा, तुम ससुराल कब वापस आ रही हो? विनय की आवाज में बेरुखी थी। राधा ने एक गहरी सांस ली और फिर संध्या जी की सिखाई बातें जुबान पर आ गईं। क्यों आऊं मैं वापस विनय? दोबारा वही जुल्म सहने के लिए, ताने सुनने के लिए, या फिर तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए? उसकी आवाज में ना तो डर था ना कमजोरी, सिर्फ एक दृढ़ता जो विनय को स्तब्ध कर गई। विनय का गुस्सा भड़क उठा। अच्छा, इतना घमंड? अब क्या हमेशा के लिए अपने मायके में पड़ी रहोगी? कौन रखेगा तुझे वहां? और समर्थ?
उसे बिना बाप के अकेले कैसे पालोगी? इस बारे में सोचा है? मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही संध्या जी ने फोन छीन लिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी और उनकी आवाज में आग थी। मैं राधा की माँ बोल रही हूँ, संध्या, और मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है, अभी इसी वक्त। विनय ने हंसने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी में खोखलापन था। अरे, मामला तो मेरे और राधा का है, पति पत्नी का। आपको मेरी माँ से क्या बात करनी है? संध्या जी ने एक ठंडी सांस ली और फिर उनकी कड़कती आवाज निकली, सुन विनय, मैं राधा की माँ शारदा नहीं हूँ जिन्हें तू अपनी बातों में उलझा लेगा। संध्या नाम है मेरा, और जितना चालाक तू बनने की कोशिश करता है उससे कहीं ज्यादा चालाकी मुझे आती है। ये बात हमेशा याद रखना। राधा को भले ही मैंने जन्म न दिया हो, मगर वो मेरी बेटी है, और ये बात कभी मत भूलना कि मैं और मेरे पति अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते। मेरी सीता जैसी पवित्र बच्ची पर तुमने ऐसे लांछन लगाए, शर्म नहीं आई तुम्हें? उनकी आवाज अब गरज रही थी। खैर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले अपनी माँ को फोन दो। विनय की आवाज दब गई थी। संध्या जी की जोरदार हुंकार ने उसे चुप करा दिया था। उसने बिना कुछ बोले अपनी माँ को फोन थमा दिया। उधर से विनय की माँ की तीखी आवाज आई, कौन है ये जो मेरे बेटे से इस तरह बात कर रहा है? संध्या जी ने बुलंद स्वर में जवाब दिया, मैं संध्या बोल रही हूँ, राधा की दूसरी माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरीके से बात करने की? अरे, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई राधा पर जुल्म और अत्याचार करने की? आगे से कभी मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है? सीधा धमकी? कोई तमीज नहीं है क्या बात करने की? हाँ, आपने तमीज की बात की तो बता दूं, तमीज से बात उससे की जाती है जो खुद तमीजदार हो। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इतने जुल्म करने की? अगर मैं अपनी पर आ गई ना तो तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। मेरी एक फोन कॉल और तुम सब लोग जेल की हवा खा रहे होगे, समझे? विनय की माँ हक्की पक्की रह गई। देखिए, आप ऐसी धमकी मत दीजिए। राधा हमारे घर की बहू है, और बहू? तुमने उसे बहू की तरह रखा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तुमने उसे अपमानित किया, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला, और अब जब वो परेशान होकर मायके आई तो तुम्हें उसकी याद आ गई। सुन लो, राधा अब तुम्हारी गुलाम नहीं है, और अगर तुमने या तुम्हारे बेटे ने उसे फिर से तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मगर जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, आदर्श जी ने हल्के से अपनी भौहें चढ़ाई और इशारों में उन्हें चुप रहने को कहा। मन में चिंता थी, कहीं बात ज्यादा न बिगड़ जाए, कहीं गुस्से में लिया गया कोई फैसला राधा के भविष्य पर भारी न पड़ जाए। संध्या जी ने आदर्श जी का इशारा समझा, फिर अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए मगर दृढ़ता के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई अपनी बहू को वापस ले जाना चाहते हो तो कल विनय को भेज देना, मगर इतना ध्यान रखना, अगर राधा पर फिर से कोई अत्याचार किया, हाथ लगाना तो दूर, अगर कोई ताना भी मारा तो उसकी ये माँ तुम सबको नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह राधा समर्थ को गोद में लिए संध्या जी और आदर्श जी के साथ शारदा जी के घर लौट आई। संध्या जी ने शारदा जी से सारी बात कर ली थी। उधर विनय की माँ संध्या जी की बात सुनकर घबरा गई। विनय से बोली, बेटा तुम आज जाकर राधा को ले आओ, ये संध्या तो मुझे खतरनाक औरत दिखाई देती है। राधा की माँ की तरह सीधी सादी नहीं है, ये ना हो कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए हमारे लिए। शाम के समय विनय राधा को लेने पहुंच गया। संध्या जी ने राधा को भेजते वक्त कहा, अगर अब मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्नी है वो तुम्हारी, सम्मान के साथ उसे लेकर जाओ और इसका पूरा ध्यान रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। राधा अपने ससुराल चली गई, लेकिन सब लोगों का दिल राधा में ही अटका था। राधा की चिंता शारदा जी और संध्या जी को दिन रात सता रही थी। राधा के ससुराल लौटने के बाद 4-5 दिन सब लोग उसके साथ तरीके से पेश आए। सास और ननद संध्या जी की धमकी से सहमी थी, इसलिए चुप रहने पर मजबूर थी। जब विनय ने पहली बार कुछ ऊंची आवाज में बात की तो राधा ने आंखों में आंखें डालकर कह दिया, अगर तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो जवाब भी उसी सुर में मिलेगा। अगर सम्मान चाहिए तो पहले देना सीखो। विनय चौंक गया। ये वही राधा थी जो पहले जरा सी बात पर डर जाती थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसने विनय को खामोश कर दिया। उसके बाद कुछ दिन ससुराल वालों ने मुंह बंद रखा। संध्या जी की धमकी और राधा की नई हिम्मत ने उन्हें काबू में रखा था,
मगर धीरे धीरे उनकी पुरानी आदतें लौटने लगीं। सास और ननद ने फिर से ताने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर विनय को भड़काने लगे। देख विनय, तेरी बीवी तो अब हमें आंखें दिखाती है। ननद कहती, ये मायके से क्या क्या सीख कर आई है। सास भी पीछे नहीं रहती, बेटा तू इसे काबू में रख वरना ये सिर पर चढ़ जाएगी। विनय, जो पहले कुछ सुधरने की कोशिश कर रहा था, फिर से अपनी माँ और बहन की बातों में आने लगा। उसका लहजा फिर से तीखा होने लगा। राधा हर बार जवाब देती, मगर तनाव बढ़ता जा रहा था। आज की दोपहर जब विनय ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ ने तपाक से कहा, तुम्हारी बीवी को अब जवाब देना आ गया है। लगता है उसकी माँ ने खास ट्रेनिंग देकर भेजा है। विनय थका हुआ था, लेकिन माँ की बात ने उसे उकसा दिया। क्या हुआ? उसने चिढ़कर पूछा। पूछो अपनी बीवी से, कहती है सब मिल बांट कर काम करेंगे। विनय ने तपाक से राधा के पास पहुंचकर कहा, क्या चल रहा है ये सब? मेरी माँ कुछ कहे और तुम पलटकर जवाब दे दो, ये क्या तरीका है? राधा ने कहा, देखो विनय, अगर तुम्हारी माँ मुझे सम्मान देगी तो उन्हें दुगना सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर ताने मारेंगी, उल्हाने देंगी तो उन्हें मेरी चुप्पी नहीं, मेरा जवाब मिलेगा। और रही बात घर के कामों की, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। सबका घर है तो सबकी जिम्मेदारी है। सारे काम मिल बांट कर होंगे। मैं अकेली सब कुछ नहीं करूंगी। आपकी और माँ बहन को भी हाथ बटाना होगा। विनय के चेहरे पर गुस्सा तैरने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा अब तू मेरी माँ को जवाब देगी, उनसे काम करवाएगी। उसका गुस्सा अब सीमा लांघ चुका था। उसने राधा की ओर बढ़कर सारी हदें तोड़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। रसोई में सन्नाटा छा गया, मगर राधा अब वो राधा नहीं थी जो चुपचाप आंसू बहाए। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने पलटकर अपनी सारी ताकत झोंकते हुए विनय के गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि कमरे में आवाज गूंज उठी। सास और ननद हक्की बक्की रह गईं। सास ने सीने पर हाथ रखा। इस लड़की ने अपने पति पर हाथ उठाया, बेशरम। ननद की आंखें गुस्से से लाल थीं। विनय भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया था। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाएगी? वो फिर से राधा की ओर बढ़ा। उसका हाथ हवा में उठा, मगर राधा ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसने विनय की आंखों में सीधे देखा और बुलंद आवाज में कहा, अगर अब मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगी। बता दूंगी कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो। और हाँ सासू माँ, आज तो सिर्फ आपके बेटे पर हाथ उठाया है, लेकिन अगर आप सब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो कल आपकी भी खैर नहीं। विनय का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। सास और ननद का मुंह खुला का खुला रह गया। उस समय तो वे चुप रह गए, लेकिन राधा की ये बेबाकी उसके ससुराल वालों को रास नहीं आ रही थी। रात के समय राधा समर्थ को थपकी देकर सुला रही थी, लेकिन वहीं विनय अपनी माँ के कमरे में था और बेचैनी में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सामने उसकी माँ और बहन बैठी थी। उसकी माँ ने दांत खींचते हुए कहा, हद हो गई, अब तो उस लड़की ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। उसकी औकात तो उसे दिखानी पड़ेगी। तभी बेटी ने कहा, और ऊपर से धमकी देती है कि पुलिस में शिकायत करेगी। इसका कुछ करना ही होगा। विनय कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसका गुस्सा दहकते लोहे जैसा था, लेकिन दिमाग में एक शातिर योजना आकार ले रही थी। अब तो इसका परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। समझती क्या है वो अपने आप को? अरे बेटा, विनय की माँ कुछ घबराई। ये सब करते हुए अगर उस संध्या को जरा सी भी भनक लग गई तो लोमड़ी की तरह चालाक है वो औरत। विनय की आंखों में अब शातिर मुस्कान फैल चुकी थी। हाँ बस देखती जाओ माँ, सब कुछ फुल प्रूफ होगा। ऐसा हल निकालूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस बात को 2 दिन बीत गए। 2 दिन से ना तो किसी ने राधा को कोई उल्हाना दिया, ना कोई ताना। विनय जो हर बात पर आग बबूला हो जाता था, कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था। सास भी मीठी आवाज में बातें कर रही थी और ननद जो हर बात में खटकती थी, अब मुस्कुराकर सामने से निकल जाया करती थी। राधा रसोई में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। मन ही मन सोचती रही, मेरे एक थप्पड़ से इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई। माँ सही कहती हैं, जो दूसरों से दब जाता है उसे और दबाया जाता है, और जो अपने लिए खड़ा होता है वही अपना सम्मान बचा पाता है। अच्छा है जल्दी सुधर गए। अब शायद मैं और मेरा बच्चा इस घर में चैन से जी सकें। नाश्ता निपटाकर वो जैसे ही किचन से निकली, सास ने बड़े प्यार से आवाज दी,
बेटा राधा, मुन्ना तो अभी सो रहा है ना, तुम जाकर कपड़े धो लो, दोपहर का खाना मैं बना लूंगी। राधा सास की बात पर मुस्कुरा दी। जी माँ जी, कहकर वो कमरे में गई। जैसे ही सारे कपड़े उठाकर धोने के लिए पीछे के आंगन में जाने लगी, उसका फोन बज उठा। संध्या जी का फोन था। विनय कमरे में सो रहा था, इसलिए राधा फोन बाहर ही ले आई। पीछे के आंगन में कपड़े रखकर वहीं खड़ी होकर बात करने लगी। इधर उसकी सास सरोज देवी रसोई में बेचैन हो रही थी। उनकी नजर बार बार आंगन की ओर जा रही थी। तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। सास का दिल थक से रह गया। अब ये कौन आ गया? उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, जो फुर्ती से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर 4 पुलिस वाले खड़े थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। पुरुष पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा, ये विनय शर्मा का घर है? ननद की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। हाँ, लेकिन आप लोग? उसने घबराते हुए कहा। राधा की सास, जो अब तक रसोई से बाहर आ चुकी थी, पुलिस को देखकर सन रह गई। क्या बात है साहब? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। उनकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने ठंडे कठोर लहजे में जवाब दिया, हम यहाँ विनय शर्मा, सरोज शर्मा और रीता शर्मा को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? राधा की सास का चेहरा मुरझाए फूल सा पीला पड़ गया। लेकिन क्यों साहब? उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तब तक राधा भी वहां आ चुकी थी। महिला इंस्पेक्टर ने कागज निकाला और सख्त स्वर में बोली, आप तीनों पर राधा शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हमारे पास सबूत है। हत्या की साजिश? राधा की सास ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे कोई भारी बोझ उन पर गिर पड़ा हो। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बहू तो एकदम ठीक ठाक है। राधा बेटा, जरा सामने तो आ, इन्हें बता हम तेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। उन्होंने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में बनावटी मासूमियत और डर का मिश्रण था। हम तो सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। सपने में नहीं मम्मी जी, आप लोग हकीकत में ऐसा कर सकते हैं, और किया भी है, राधा ने ऊंचे स्वर में कहा। तभी दरवाजे पर एक और आहट हुई। संध्या जी और आदर्श जी तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। संध्या जी का चेहरा गुस्से से लाल था। बिना एक पल रुके वो विनय के पास पहुंची और जोर से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुझ जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी गलती थी जो तुझे एक और मौका दिया। सोचा शायद सुधर जाएगा, मगर आज साबित हो गया कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इनको। इन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की साजिश रची है। विनय, जिसके गाल पर अब भी तमाचे की जलन थी, उसने चतुराई भरे अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। 1 मिनट, आपके पास क्या सबूत है? बिना सबूत के आप हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। सबूत? संध्या जी ने अपना मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाया। फिर विनय से बोली, लो तुम भी देख लो सबूत। जेल जाने से पहले तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। मोबाइल में वीडियो चलाई गई। एक छिपे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ दृश्य था। पिछला दरवाजा खुलता है। विनय एक आदमी को चुपचाप वहां ला रहा था। वॉशिंग मशीन खोली जाती है। मोटर के भीतर एक विशेष हाई वोल्टेज वायरिंग जुड़ी जाती है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि जैसे ही राधा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में पानी डालती, पूरी मशीन में करंट आ जाता और किसी को शक भी ना होता कि ये सब सोची समझी साजिश थी। सबको एक्सीडेंट ही दिखाई देता। फुटेज देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा कठोर हो गया। इतनी योजनाबद्ध हत्या की साजिश सोच भी नहीं सकते थे। उसने बगल में खड़े कांस्टेबल से कहा। राधा की सास, ननद और पति की आंखें जैसे पत्थर की हो गई थीं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी आदर्श जी बोले, तुम्हें क्या लगा विनय कि तुम्हारी नीयत जानने के बाद भी हम अपनी बेटी को तुम जैसे भेड़ियों के हवाले छोड़ देंगे? उन्होंने एक ठंडी नजर विनय पर डाली। तुम्हें शायद नहीं पता, इस घर के हर कोने में हिडन कैमरे लगे हैं, और वो कैमरे हमने उस दिन लगवाए थे जब तुम सब अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए थे और राधा मुन्ने के साथ अकेली थी। तभी दरवाजे की चौखट पर एक और आहट हुई। शारदा जी थी, राधा की माँ। उनकी आंखों में चिंता का समंदर उमड़ रहा था। उन्होंने जैसे ही भीतर का दृश्य देखा, राधा के चेहरे पर मजबूती, विनय की घबराई आंखें और पुलिस की मौजूदगी, तो उनकी आंखों में आंसुओं की लहर सी दौड़ गई। तभी राधा की सास झल्ला कर बोली,
तुम लोगों ने हमारे घर में छिपे हुए कैमरे लगवाए, ये कानूनन अपराध है। तभी चटाक एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर पड़ा जो शारदा जी ने मारा था। अपराध हमने नहीं किया, अपराध तुमने किया है। अपनी बहू की जान लेने की साजिश रची है और अब कानून का डर दिखा रही हो। विनय अपनी माँ का बचाव करने बीच में आया तो शारदा जी बोली, बेटा कहा था मैंने तुझे। क्या पता था मुझे कि तू तो बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है। मेरी बेटी की जान लेगा तू? कहते हुए शारदा जी ने उसे भी तमाचा चढ़ दिया। फिर वो राधा के पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? राधा की आंखें टपटपा गईं, पर मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शारदा जी का गला भर आया। उन्होंने राधा के हाथ थाम लिए। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं तेरी इस हालत के लिए मैं भी दोषी हूँ। तूने कई बार बताया कि ये लोग तुझे तड़पा रहे हैं, तब भी मैंने तुझे चुप रहने को कहा। ये तो भला हो संध्या बहन और भाई साहब का, जिन्होंने तेरी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए ये कदम उठाया। जानती है बेटा, तुझे यहाँ भेजने के बाद ना तो मुझे चैन आ रहा था, ना ही इन लोगों को। दिन रात हम सब तुम्हारे घर में होने वाली एक एक घटना पर नजर बनाए रखते थे। जैसे ही उन्होंने विनय की ये हरकत देखी, तुझे तुरंत फोन कर दिया ताकि तू संभल जाए, नहीं तो जाने आज कौन सा अनर्थ हो जाता। लेकिन बेटा, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। अब ये लोग जेल में जाएंगे और तू हमेशा के लिए इस अनचाहे रिश्ते से आजाद हो जाएगी। पुलिस वालों ने हथकड़ियां निकाली। विनय, उसकी माँ और बहन को हथकड़ियां पहनाकर घर से बाहर ले जाया गया। बाहर भीड़ जमा थी, लोग खुसुर पुसुर कर रहे थे। एक ने कहा, देखो कितनी सभ्य बनती थी ये, और घर में बहू को मारने की साजिश रच रही थी। अजी, इंसान कहाँ राक्षस है ये लोग। दूसरी ने कहा। हथकड़ी से बंधे तीनों लोग शर्मिंदगी से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर क्या फायदा, इज्जत तो अब मिट्टी में मिल चुकी थी। मुकदमा अदालत में गया। कैमरे की फुटेज, वॉशिंग मशीन की छेड़छाड़ के सबूत और राधा की गवाही इतनी पुख्ता थी कि वे तीनों किसी भी हाल में सजा से बच नहीं सकते थे। कुछ ही दिनों में ये मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। तमाम न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो क्लिप्स वायरल हो गईं। देश भर में बहस छिड़ गई घरेलू हिंसा के मुद्दे पर। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी एक माँ, संध्या जी की बहादुरी। एक माँ जो न केवल अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई, बल्कि चुप्पी की उस सामाजिक दीवार को भी तोड़ा जिसमें अक्सर औरतों को सहने की सलाह दी जाती है। जब रिपोर्टर्स ने राधा से पूछा कि उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जो औरत खुद के लिए नहीं लड़ सकती वो कभी अपना जीवन नहीं संवार सकती। अदालत ने तीनों गुनहगारों को हत्या की साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। राधा को तलाक भी मिल गया और वो उस जहरीले रिश्ते की बेड़ियों से आजाद हो गई। राधा ने फिर से नौकरी शुरू की। एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिली थी। उसके पास अनुभव भी था और अब आत्मविश्वास भी। उसने समर्थ को एक सुरक्षित, स्नेह भरा माहौल देने की कसम खाई थी। दफ्तर से लौटने के बाद वो खुद ही समर्थ को संभालती। एक दिन कॉलेज की कार्यशाला में उसे महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए बुलाया गया। वहां राधा ने मंच पर कहा, मेरी कहानी हर उस औरत के लिए एक प्रेरणा है जो खामोश रहकर हर जुल्म को सहने को अपनी नियति मान चुकी है। एक बात याद रखना, डरना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा डर के साए में जीना सबसे बड़ा अन्याय है, खुद के साथ। उसी दिन पहली पंक्ति में बैठी एक लड़की की आंखों में आंसू थे, क्योंकि राधा की बातों ने उसके दिल के भीतर भी हिम्मत जगा दी थी। जो औरत खुद के लिए नहीं लड़ सकती वो कभी अपना जीवन नहीं संवार सकती। राधा की यात्रा हमें सिखाती है कि हिम्मत, आत्मविश्वास और समर्थन के साथ कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी उबर सकता है और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।